हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी के सामने वर्ण लेकर आई हूँ। वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। तो पूरे अंत तक हमारे वीडियो देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझाते हैं आप सभी को वर्ण। वर्ण जो होते हैं, कुल वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं। वर्ण की परिभाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि कहते हैं, खंडित नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के बारे में पहले मैं समझाऊंगी, फिर आगे मैं व्यंजन वर्ण के बारे में समझाऊंगी। तो स्वर्ण वर्ण जो होते हैं टोटल 11 होते हैं। स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं होती है। जिसे अगर हम अ, ई, उ, री मतलब इसको उच्चारण या लिखने समय किसी और ध्वनियों की सहायता नहीं होती है, इसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क्यों आते हैं, इसे ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन अक्षरों को उच्चारण करते समय हमारा मुंह कम खुलता है। जैसे हमने ओ, ई, उ, री, अभी इनको उच्चारण करने में हमारा मुंह कम खुला। मैंने पहले भी आपको बताया, जो वर्ण होते हैं वह एक ध्वनि है। तो ध्वनि, अब ध्वनि को हम उच्चारण कर रहे हैं, तो ह्रस्व स्वर में ओ, ई, उ, री, इनको उच्चारण करने में हमारा मुंह कम खुल रहा था, इसीलिए हम इसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसे दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है? इन ह्रस्व स्वर से दुगुना जिन अक्षरों को उच्चारण करने में हमारा मुंह खुलता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो देखो यहाँ पे ह्रस्व स्वर से दुगुना हमारा मुंह खुला, इसीलिए हम इसे दीर्घ स्वर कहेंगे। अब हम आगे आएंगे तीसरे भाग का। तीसरा भेद होता है प्लूत स्वर। अब प्लूत स्वर होता है जिसको हम इन दुगुना, जो इन दोनों से भी इनको उच्चारण करने में हमारा मुंह कम खुलता है, जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में हम दोनों से ज़्यादा हम लगाते हैं, उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, तो इन दोनों से हमारा मुंह ज़्यादा उच्चारण करने में खुला, इसीलिए हम इसको प्लूत स्वर कहेंगे। आगे है हमारा आयोगवाह। आयोगवाह अंग, आह, और अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार वाले शब्द बनता है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आयोगवाह। मैं आप सभी को यहाँ पे स्वर के बारे में समझा दिया कि स्वर वर्ण वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में किसी और ध्वनियों की सहायता नहीं होती है, इसीलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। अब मैं आप सभी को सामने व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगी। व्यंजन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर की सहायता से उसे पढ़ा लिखा नहीं जा सकता। जैसे उच्चारण करते समय क, ख, ग, घ, अब इन स्वरों में उच्चारण कर रही हूँ, तो वो स्वर की सहायता लेकर के इसकी उच्चारण की जा रही है, इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण टोटल हमारा 33 वर्ण होता है। क से लेकर के प तक इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क से लेकर प, मतलब क से प, ये क, च, ट, त, प, यहाँ पे जो जितने भी वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, अण,
त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी जितने भी हैं स्पर्श व्यंजन हम इसको कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसे इसलिए भी कहते हैं जिन व्यंजनों जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु होती है, वो मुख के अंतर्गत भागों से स्पर्श करके निकलती है, जिनके कारण उसे स्पर्श व्यंजन भी हम कहते हैं। आगे है, ये जो व्यंजन होते हैं क से अंग तक, इसको हम क वर्ग भी कहते हैं। क वर्ग, क वर्ग को उच्चारण करने में क ख ग अंग, ये इसको हम कंठ्य बोलते हैं। कंठ्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कंठों से इसकी उच्चारण की जाती है। क वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इसे हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। आगे है च वर्ण। च वर्ण वर्ग के जो वर्ण होते हैं वे तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य भी, तालु वर्ण भी कहा जाता है। अब आगे है ट वर्ण। ट वर्ण में ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा वर्ण। मूर्धा वर्ण जो होता है, जो वर्ण जिनको उच्चारण करते समय हम मुंह से निकलता है, मुंह से जो आवाज निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसको हम मूर्धा वर्ण कहते हैं। आगे है त वर्ण। त वर्ग में क्या होता है? कौन कौन अक्षर आता है? त, थ, द, ध, न, इसको हम दंत भी कहते हैं, क्योंकि दंत जो होता है, दंत को स्पर्श करने के लिए दंतव्य जो दांतों से निकलता है उसको उच्चारण करने में, उसको हम दंतव्य कहते हैं। तो ये था हमारा स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को फिर से एक बार बता देती हूँ। वे वर्ण, वे व्यंजन जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु होती है, मुख के अंतर्गत भागों से स्पर्श करके निकलती है, जिसके कारण उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हमारा बच गया क्या? य, र, ल, व। य, र, ल, व जो होते हैं इसको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाले जो प्राण वायु होते हैं वह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए हम इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। आगे मैं आप सभी को बताऊंगी ऊष्म वर्ण। अब ये ऊष्म वर्ण व्यंजन के जो तीन, यहाँ पे जो व्यंजन के क्या होते हैं, यहाँ पे तीन भेद हुए थे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब ये स्पर्श तो बता दी, अंतस्थ भी हो गया, ऊष्म के बारे में है। ऊष्म जो होता है स, श, श, ह। अब ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय फेफड़ों से प्राण वायु से रगड़ खाती है, वह मुख से रगड़ खाती है और रगड़ खाने से ऊष्मा उत्पन्न करती है, सांसों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके कारण उसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो ये था हमारा ऊष्म वर्ण। अब आगे है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों में दो अक्षर या तीन अक्षरों का मेल होता है, हम उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो ये था हमारा व्यंजन के भेद। अब अड़, ढ, इसको हम उत्क्षिप्त कहते हैं। तो हमारा सारा यहाँ पे मैंने आप सभी को वर्ण के परिभाषा बता दी, वर्ण के भेद बता दिया और वर्ण कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद।